हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले हमने 9 पार्ट्स प्रीपोजिशन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 10 के बाद हमारे एक दो पार्ट और बचते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशंस के लास्ट पार्ट होंगे। और अभी तक जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। तो प्रीपोजिशन को समझिए कि किस तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे और कौन सा प्रीपोजिशन क्या रिलेशन बताएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन फिक्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने सबसे ज्यादा जो डील किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, सबसे ज्यादा जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और उनके बारे में जनरल आइडिया स्टूडेंट्स को कम रहता है। अगर आपको कम उसके बारे में नॉलेज रहेगी, उसके बारे में जानकारी कम रहेगी, तो एग्जाम में गलती करने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए कि हमारे एग्जाम में हमसे कोई गलती ना हो और जो भी क्वेश्चंस हम करें वो बिल्कुल ठीक हो, तो इसके लिए आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आने चाहिए, उनका रिवीजन करना चाहिए और उसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, फिर मॉक टेस्ट आपको करने चाहिए, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करना सीख जाओगे और इजीली आप उनको क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। तो अब हम इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के साथ आते हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हर सस्पिशियस बिहेवियर पॉइंट्स डैश हर गिल्टी। देखिए, हर सस्पिशियस बिहेवियर, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बिहेवियर की। कैसा बिहेवियर है, सस्पिशियस। और किसके बिहेवियर की बात हो रही है, हर उसके सस्पिशियस बिहेवियर की। तो ये हमारा पॉजिटिव डिटरमिनर है और ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है, बिहेवियर। पॉइंट्स, उसका बिहेवियर क्या पॉइंट करता है, हर गिल्टी, राइट। हर, देखिए, सस्पिशियस बिहेवियर टू एट अ पॉइंट, टू हर गिल्टी, पॉइंट्स एट हर गिल्टी, पॉइंट्स आउट हर गिल्टी, नन ऑफ द अबव। तो जब भी आप इशारा करने की बात करोगे कि उसका जो बिहेवियर है वो पॉइंट करता है, वो इशारा करता है उसकी गिल्टी को लेकर, हर गिल्टी, तो पॉइंट्स टू, राइट। तो जब भी पॉइंट्स को लेकर आप डायरेक्शन की बात करोगे, पॉइंट्स टू हर गिल्टी, सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई स्माइल्ड बैक व्हेन शी स्माइल्ड डैश मी। अब स्माइल्ड के साथ बताना है, स्माइल्ड टुवर्ड्स, स्माइल्ड एट और स्माइल्ड ऑन। देखिए, जैसे होता है लाफ्ड, तो लाफ्ड के साथ आपको पता है लाफ्ड एट मी, यानी मुझ पर हंस रहे हैं वो लोग। सो स्माइल, अब देखिए यहाँ पर स्माइल क्या है, स्माइल्ड, उसने मुझे देखकर स्माइल किया या मुझे स्माइल किया, तो स्माइल के साथ भी होना आएगा। अब स्माइल के साथ भी आएगा एट। आई स्माइल्ड बैक व्हेन शी स्माइल्ड एट मी, सो बी इज द राइट आंसर। बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ लॉट बेटर नाउ, नाइस ऑफ यू टू इंक्वायर डैश हर। इंक्वायर के साथ बताना है, इंक्वायर अबाउट हर, इंक्वायर्ड ऑफ हर, इंक्वायर्ड आफ्टर हर, राइट। देयर इज लॉट बेटर नाउ। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि वो बोल रही है कि अब काफी सुधार आ गया है। अब ये सुधार कब आया, जब उसने उसके बारे में इंक्वायर किया होगा उसके बाद। तो नाइस ऑफ यू टू इंक्वायर आफ्टर हर, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट। अब देखिए डिस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता है और इसका एक और प्रीपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ। ये हम कैरेक्टर्स के अंदर या फिर कंजंक्शंस के अंदर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा, क्योंकि मेनली कंफ्यूजन डिस्पाइट और इन स्पाइट को वहां पर ज्यादा होती है। यहाँ पर हमने अपने बेसिक्स प्रीपोजिशंस को ध्यान दिया है, जैसे डिस्पाइट हो गया, इन स्पाइट हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, तो और इस तरीके के काफी सारे प्रीपोजिशंस हैं जो हम कनेक्टर्स या कंजंक्शन के अंदर डील करेंगे। Despite the growth of tourism, there is still plenty to wonder dash on the beautiful island of Bali. देखो, despite का मतलब होता है बावजूद, बावजूद किसके, the growth of tourism, there is still plenty to wonder, किसकी वंडर, किसकी ब्यूटी को लेके बात करें, on the beauty of island बाली। बाली एक आइलैंड है जो इंडोनेशिया कंट्री के अंदर रहता है, राइट। तो यहाँ पर होता है ना वंडर एट या वंडर अबाउट, वंडर फोर। तो जब भी आप लिखोगे वंडर के साथ आएगा अबाउट। वंडर अबाउट किस चीज को लेकर वंडर हो रहे हैं, ऑन द ब्यूटी ऑफ आइलैंड ऑफ बाली, राइट। सो बाली एक कंट्री है, वो आइलैंड एक्चुअली जो है हमारे सुमात्रा और जावा है, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे अबाउट।
तो इंडोनेशिया के जो हमारे आइलैंड्स हैं वो है सुमात्रा और जावा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, when I pointed my camera dash the baby she began to cry। when I pointed, देखिए my camera, अब हमें इसमें जो प्रीपोजिशन बताना है ना, वो जो वर्ड है हमारा या जो वर्ब है वो पॉइंट को देख के बताना है। when I pointed my camera dash the baby she began to cry। so when I pointed my camera towards at on, तो आपको इसमें बताना है क्या होगा। when I pointed my camera towards my camera at the baby she began to cry, तो towards नहीं होगा, on नहीं होगा, pointed at the baby, right? so B is the right answer। now question number 6, they heard dash the Department of Transport that their house was on the route of proposed new road। तो they heard, उन्होंने सुना क्या, the Department of Transport, जो Department of Transport है, that their house was on the route of proposed new road, तो जो नया रूट प्रपोज किया गया है उस रूट के बीच में उनका घर पड़ता है, ऐसा उन्होंने सुना। सो दे हर्ड फ्रॉम होगा, कहाँ से सुना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट से। दे हर्ड अबाउट होगा, दे हर्ड ऑफ होगा, तो दे हर्ड फ्रॉम, कहाँ से सुना उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से, कि जो उनका घर है वो कैसा था, वो रूट के बीच में था, जो वो प्रपोज्ड रूट, जो तय किया गया रूट है उसके बीच में था, राइट। फ्रॉम आएगा, 6 का ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव बीन थिंकिंग डैश योर प्रपोजल, थिंकिंग ऑन योर प्रपोजल, थिंकिंग अबाउट योर प्रपोजल, थिंकिंग ऑफ योर प्रपोजल, आपको इसमें बताना क्या आंसर होगा। थिंकिंग ऑफ, अबाउट, ऑन, राइट। आई हैव बीन थिंकिंग योर प्रपोजल, सो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई हैव बीन थिंकिंग, थिंकिंग व्हाट, योर प्रपोजल। सो थिंकिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो योर प्रपोजल मिल गया, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑफ, अबाउट नहीं होगा, सीधा नन ऑफ दी अबव, हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो थिंकिंग जो हमारी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई नो शी थिंक्स अ लॉट डैश योर वर्क ऑफ यू विल प्रोबेबली, सो यू विल प्रोबेबली गेट द वर्क। सर, तो थिंक अ लॉट के बाद बताना आपको क्या होगा, अ लॉट ऑफ, अ लॉट अबाउट, अ लॉट ऑन। सो I know she thinks a lot about your work, so you will probably get the work, right? So B is the right answer। अब जो देखिए lot of के बाद जो आएगा ना, a lot of, यहाँ के बाद जो आएगा वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, right? B is the right answer। A special committee of being set up to inquire, a special committee is being set up to inquire, inquire out, inquire into, inquire of। तो आपको इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा, राइट। तो a special committee is being set up to inquire into, राइट आंसर होगा B, to inquire into, right। now question number 10, we need 2 more hands to dash the heavy rush of work। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, we need 2 more hands, हमें 2 और हाथ चाहिए, यानी हमें एक और पर्सन की रिक्वायरमेंट है, to dash the heavy rush of work, to cope up या to cope with, to cope to या फिर to cope in। तो अब आपको इसमें बताना है राइट क्या होगा। देखिए कि यहाँ पर क्या मतलब है कि इस काम को करने के लिए या इस काम को संभालने के लिए हमें 2 हाथों की और जरूरत है, यानी हमें एक पर्सन की जरूरत है। तो वहां पर इस संदर्भ में देखें कि संभालने को लेकर क्या आएगा, तो टू कोप विद, बी इज द राइट आंसर। सो वी नीड्स 2 मोर हैंड्स टू कोप विद द हैवी रश ऑफ वर्क, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 25 candidates dash each other for the first prize। so 25 candidates, अब हर कोई फर्स्ट प्राइज के लिए क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है, लड़ रहा है। यहाँ पर लड़ने का मतलब है कि एक दूसरे से प्रतिद्वंद कर रहे हैं, राइट। चैलेंजेस को पार कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटिट फॉर या कॉम्पिटिट विद, कॉम्पिटिट टू, कॉम्पिटिट ऑन, राइट। तो इसका सही आंसर आपको बताना। देखिए अब ये जो 25 कैंडिडेट हैं ये आपस में ही एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, राइट। जब ये आपस में एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास आएगा कॉम्पिटिट विद। देखिए विद आएगा, फॉर और ये नहीं आएगा, तो कॉम्पिटिट
कॉम्पिटिट विद ईच अदर, एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एज एन इनोवेटर he dashed the beaten track and explored new religions as an innovator, right? Innovator का मतलब कौन था? जो नई चीजें बनाता रहता है। So he dashed the beaten track and explored the religions. तो deviated from या deviated to या deviated in या deviated for, तो आपको right answer बताना है। He deviated from the beaten track. So right answer होगा वो deviate हो गया बीटन ट्रैक से, जो उसका जो ट्रैक था उससे वो डेविएट हो गया, और क्या एक्सप्लोर कर रहा है? नया रिलीजन्स, राइट, यानी नए काम। यहाँ पर रिलीजन्स का मतलब है न्यू वर्क, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आवर माइंड्स आर डैश फॉल्स आइडियाज, राइट। आवर माइंड्स आर क्लॉक्ड इन या क्लॉक्ड अबाउट या क्लॉक्ड विद या क्लॉक्ड फॉर, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना आवर माइंड्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारे दिमाग है वो भरे हुए किससे? गलत आइडिया से, तो क्लॉग्ड विद होगा। सो अवर माइंड्स क्लॉग्ड विद फॉल्स आइडियाज, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द स्टोरी इज डैश अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स। द स्टोरी इज, अब ये जो कहानी है ये किसके बारे में? एक ग्रुप के, हाई स्कूल के ग्रुप के ड्रॉप आउट्स के बारे में। ड्रॉप आउट्स किन्हें बोलते हैं? जो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं और अपना जो नाम है, जो दाखिला है, वो हटा लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट्स। तो द स्टोरी इज बिल्ट अराउंड, बिल्ट विद, बिल्ट इन और बिल्ट ऑफ, तो आपको इसका राइट आंसर बताना। देखिए जो ये कहानी है ये किसके आसपास जो है बिल्ट की गई है, तो जब हम कहानी बनाते हैं तो बिल्ट अराउंड लिखते हैं, राइट। तो उनके जो ड्रॉप आउट्स हैं, राइट, उनके बारे में, उनके ऊपर ये कहानी बनाई गई है, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये कहानी बनाई है, तो बिल्ट अराउंड होगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एज शी बिकम टायर्ड एरर्स बिगिन टू डैश हर वर्क। एज शी बिकम टायर्ड, तो इसका मतलब है जैसे ही वो थकने लगी थी, एरर्स बिगिन टू क्रीप विद, क्रीप इनटू या क्रीप ऑफ या क्रीप अप, तो यहाँ पर क्रीप का मतलब है एरर्स बढ़ने लगी थी उसके काम में, तो क्रीप बिगिन टू क्रीप विद हर वर्क। सो ए इज द राइट आंसर, क्रीप विद हर वर्क, राइट। ए इज द राइट आंसर। नाउ हियर क्रीप विद नहीं होगा, क्रीप इनटू होगा, राइट, नॉट क्रीप विद, क्रीप इनटू, creep into. As she become tired, errors begin to creep into her work. Right? Not A. B is the right answer. Yes, B is the right answer. जैसे ही वो थकने लगी थी, जो errors है वो उसके काम में क्या लगनी थी? बढ़ने लगी थी। Errors begin to creep into her work. With नहीं होगा, creep into ही होगा, right answer. Now question number 16. He wanted to dash his colleagues before reaching a decision. So he wanted to, वो क्या करना चाहता था? अपने colleagues को before reaching a decision, confer with, confer to, confer in, confer upon, तो जब भी आप colleagues के साथ बात करोगे तो he wanted to confer with his colleagues before reaching a decision, तो वो अपने colleague से डिस्कस करना चाहता था या फिर उनकी राय लेना चाहता था। विद आ गया ना, तो विद के साथ पर्सन ही आएगा, हिज colleagues, किसी एक डिसीजन पर पहुंचने से पहले, तो ए इज द राइट आंसर। सो इसमें ए होगा हमारा सही आंसर। द बॉयज वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। द बॉयज वॉज, देखिए कंडेम्ड होगा, अक्यूज्ड होगा, चार्ज्ड होगा, पनिश्ड होगा। तो देखिए बॉयज को ना क्या करा गया, उनको एग्जाम में चीट करने के लिए पनिश तो नहीं बोला गया है, तो उनको आरोपित किया गया कि आप एग्जाम में चीट कर रहे थे, तो इसके लिए सबसे सही वर्ड होगा एक्यूज्ड। The boy was accused of cheating. किसके लिए उसके accuse किया गया था? चीट करने के लिए एग्जामिनेशन में, of cheating in the examination. So B is the right answer. Now question number 18. The patient is dash of stomach ache. अब stomach ache का मतलब होता है पेन, राइट। तो एक का मतलब क्या होता है?
पेन, राइट। तो यहाँ पर है सफरिंग एक्सपीरियंस कंप्लेनिंग एफ्लिक्टिंग। तो यहाँ पर आपको राइट वर्ड बताना है कौन सा होगा। देखिए अब क्या बात है, किसी पेशेंट, अब पेशेंट जो है उसने शिकायत करी किस चीज को लेकर, डॉक्टर के पास गया होगा कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। इज अब इसके साथ आया तो सब आईएनजी फॉर्म में आएंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आगे ऑफ, तो ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सफरिंग विद आता है। सफरिंग के बाद आपने देखा होगा सफरिंग के साथ फ्रॉम भी आता है, तो सफरिंग नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, एफ्लिक्टिंग। तो इसमें कंप्लेनिंग ऑफ, किस चीज की कंप्लेनिंग कर रहा है, स्टोमक एक की। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमक एक, यानी पेट दर्द की वो कंप्लेन कर रहा है। ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी, अब प्रिवेंट के साथ होता है ना, क्या आएगा, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माई ड्यूटी। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को रोकना, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था अपनी ड्यूटी करने से पहले। तो प्रिवेंट अगेंस्ट होगा, प्रिवेंट एट होगा, प्रिवेंट विद होगा, प्रिवेंट फ्रॉम। ही ट्राइड टू प्रिवेंट फ्रॉम, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी। तो वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था मेरी ड्यूटी करने से। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव डिसाइडेड। अब हमने क्या डिसाइडेड किया, मूविंग टू लंदन। तो हम कहाँ कर रहे हैं, लंदन मूव करने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए मूविंग टू लंदन, मूविंग हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ वी हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद बताना क्या होगा, decided towards, decided from, decided to, decided against. तो what we have decided against moving to London, यानी हमने इनकार किया। डिसाइडेड अगेंस्ट का मतलब होता है कि जो, मान लीजिए उनको बोला जा रहा होगा कि आपको लंदन जाना है, तो लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। सो ही, ये क्या है, वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंदन, यानी उन्होंने डिसाइड किया कि हम लंदन नहीं जाएंगे। तो डिसाइडेड के साथ क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, जो इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कहना है। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड dash the referee the worse the situation become. The more he remonstrated, अब वो क्या हो रहा है, रेमोन्स्ट्रेटेड किसके साथ कर रहा है, रेफरी के साथ कर रहा है, और जितना ज्यादा कर रहा है उतना ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही है, राइट। क्योंकि रेफरी, आपने देखा होगा मैच में जब भी एम्पायर या रेफरी को डिस्टर्ब किया जाता है, उसके साथ बहस की जाती है, तो गेम के अंदर क्या होता है, उनके टीम के पॉइंट्स को काट लिया जाता है या प्लेयर पे फाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हमें क्या बताना, हमें रेमोन्स्ट्रेटेड वर्ब के साथ बताना कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो रेमोन्स्ट्रेटेड ये कर किसके साथ रहा है, रेफरी के साथ। द मोर ही रेमोन्स्ट्रेटेड किसके साथ, विद द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकम, उतनी ही सिचुएशन जितना करेगा उतनी सिचुएशन खराब होगी। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डू नॉट लाफ डैश अदर्स मिस्टेक। तो इसका मतलब है कि दूसरों की गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। सो डू नॉट लाफ एट अदर मिस्टेक्स होगा, फॉर अदर मिस्टेक्स होगा, राइट, अगेंस्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा डू नॉट लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स। तो दूसरों की गलतियों पे नहीं हंसना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड। अब डिस्पोज्ड का मतलब है फेंक देना। तो यहाँ पर आपको राइट कॉन्टेक्स्ट बताना है कि यहाँ डिस्पोज का मतलब क्या गया, द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो अब आपको पता है डिस्पोज के साथ ऑफ आएगा, तो इन दोनों में से कौन सा ऑफ आएगा, तो सबसे राइट आंसर है फर्स्ट वाला। तो द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब फेंक देना, राइट। सो ऑफ इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ट्रस्ट डैश गुड एंड डू, ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। तो भगवान में भरोसा रखो और सही काम करो। ट्रस्ट विद होगा, ट्रस्ट इन होगा, ट्रस्ट बाय होगा, ट्रस्ट इन होगा। देखो ट्रस्ट के बाद आता है फेथ, इसको लेके मैंने थ्योरी में बहुत बार आपको बताया है, और उसके साथ आता है बिलीफ, राइट। इनको लेके मैंने आपको बताया कि इन सबके साथ क्या आता है, इन, फेथ इन, बिलीव इन, राइट, और इसमें आएगा बिलीव, राइट। सो ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा रखो, ईश्वर में भरोसा रखो, एंड डू द राइट, और सही काम करो। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो टू विद फोर ऑन बताना है आपको।
सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे या नहीं किए गए। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। तो प्रिपेयर्ड फॉर होगा, प्रिपेयर्ड ऑन होगा, प्रिपेयर्ड विद होगा, प्रिपेयर्ड टू होगा। तो स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया गया। तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारी नाउन फ्रेज, राइट, फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, when she parted dash her parents, her eyes were full of tears. When she parted from away of with, right? So इसका मतलब है कि जब वो अपने पेरेंट्स से दूर हुई थी, her eyes were full of tears, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। तो when she parted, अब parted किससे हो रही है, अपने पेरेंट्स से, तो parted away होगा। parted का मतलब ही दूर जाना है, तो away तो यहाँ पर हम नहीं यूज करेंगे। parted off होगा, parted from होगा, with होगा। तो यहाँ पर होगा parted किससे हो रहे हैं दूर, पेरेंट्स से, तो parted from her parents, right? So A is the right answer. किससे दूर हो रहा है, पेरेंट्स से, parted from her parents. Now question number 27, children often quarrel, quarrel का मतलब होता है झगड़ा, fight, right? petty मतलब छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, नॉट सिग्निफिकेंट, petty का मतलब होता है नॉट सिग्निफिकेंट, या इसको कह सकते हैं स्मॉल या नॉट इम्पोर्टेंस, नॉट इम्पोर्टेंट, जो ज्यादा ध्यान वाला ना हो, ज्यादा सिग्निफिकेंट, ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, ऐसे इश्यूज के ऊपर भी बच्चे कभी कभार लड़ लेते हैं। तो क्वारल विद होगा, क्वारल ऑन होगा, क्वारल ओवर होगा, क्वारल फॉर होगा। तो आपको राइट आंसर दिखाना है। तो यहाँ पर क्वारल ऑन लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्वारल विद कर देंगे, गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा क्वारल ओवर, ओवर पीटी इशू। तो सी इज द राइट आंसर। Now question number 28, a children often quarrel on PT issues। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। जस्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पर आपको क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो आपको पता है चिल्ड्रन ऑफ इन बिल्कुल सही है, क्वारल ऑन, राइट। तो अब आपको आंसर बताना है क्या होगा, राइट। वैसे क्वेश्चन वालों ने ना यहाँ पर ए चिल्ड्रन डाल दिया है, तो यहाँ पर तो या ए चाइल्ड आना चाहिए, या फिर जो अगर चिल्ड्रन आया तो ए नहीं आएगा। तो ये जो एरर है ये भी एग्जामिनर ने, देखिए ये हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन हमें देख के चलना है कि एग्जामिनर ने कहाँ का एरर दिया है, राइट। तो इसकी जो आंसर की थी उसमें ये वाला पार्ट एरर नहीं था, लेकिन ये जो एरर है ये यहाँ पर है, तो उन्होंने ए मेंशन नहीं किया था आंसर की में। तो आप इस पार्ट को यहाँ से हटा के चलेंगे, राइट, क्योंकि हमें पता है, हम समझदार लोग हैं और हमें पता है कि कहाँ पर ए आता है, कहाँ पर एन आता है, राइट। तो इस तरीके की जो आपको भी लग रहा है ना कि एग्जामिनर दे रहा है आपसे, तो ये नहीं। अब यहाँ पर अगले लाइन में वर्ड देखिए क्वेरल, तो यही एरर है। क्वेरल के साथ ऑन कभी नहीं होता, क्वेरल के साथ ओवर आ सकता है या फिर अबाउट आ सकता है, राइट। तो इन दोनों में से ये कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा। सो बी पार्ट में एरर है, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, राइट। मिस्टर स्मिथ को किसके लिए एक्यूज किया गया, मर्डर के लिए, राइट, मर्डर, बट द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। तो देखिए मिस्टर अक्यूज्ड ऑन, देखिए जब भी अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो अक्यूज्ड के साथ आपको मैंने क्या बताया, राइट। अगर आपने बैक में करा हो तो आपको ये क्वेश्चन सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, राइट। जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस जो है ना रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए द बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, तो अब एक्यूज्ड के साथ यहाँ पर ऑफ आ गया, वहां पर फॉर है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट है। अब उसके क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, अलग सेंटेंस में आपसे पूछ लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक ही वर्ड के ऊपर, नहीं, आपको उसके तरीके को समझना होगा। अगर उसका तरीका क्या है, कहाँ पर वो
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 4 गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द स्मिथ वॉज accused ऑफ मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम not guilty and acquitted him, right? So A is the right answer. He was honorably acquitted from the charge. He was honorably acquitted from the charge. From the यानी उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो acquit के साथ क्या आता है? अगर आप कभी भी वर्ड यूज करेंगे acquit यानी बरी करने के साथ, तो acquit of, not from, acquitted of the charge, right? So B में एरर है, ये ठीक हो जाएगा। देखिए अब आपने देखा कि क्वेश्चंस, कुछ तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो एरर में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में हो। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है कि उसके पास वर्ड्स तो लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट्स भी लिमिटेड है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ ही होगा, एक्वाइटेड के साथ ऑफ होगा, फिर जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है वो तो फिक्स्ड होगा ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सेंटेंस ही तो बदल सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो मोर और लेस कि हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब हमने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, किस बात के लिए? ताकि हमारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से आए, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मुझे का मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। बाकी इसके ऊपर अभी 1 और 2 लेक्चर्स हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। फिर उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं इन लेक्चर्स के बाद। तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।